हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और आइए इस हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा इवेंट्स हैं, क्योंकि लास्ट वीक तो बहुत ही ज़्यादा डल रहा था। कोई मेजर इवेंट्स थे, आपके जीडीपी डेटा था, आपका पीसी डेटा था, लेकिन फिर भी हमें जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी वो मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वीक में कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो मार्केट में मूवमेंट लेकर आएंगे? तो सबसे पहले है बैंक ऑफ जापान की मीटिंग। Next week gathering on July 30 to 31st looks set to give the bank more prime airtime, as policymakers have already flagged that a decision will be made at this meeting on how much to reduce bond purchases by. Reuters has reported that the current monthly purchases of 6 trillion yen could be halved in the coming year based on what sources have said. अब बेसिकली हो क्या रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है। इंजेक्ट कैसे की जा रही है? इंजेक्ट की जा रही है बॉन्ड परचेजेस करके। 6 ट्रिलियन येन हर महीने आपका जो येन है, जो बैंक ऑफ जापान है, इंजेक्ट कर रहा है 6 ट्रिलियन येन आपका हर महीने इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स आपके लोअर लेवल पे बने रहे और मार्केट में एक एम्पल लिक्विडिटी बनी रहे। However, there is a less clarity about the likelihood of a rate hike, as policymakers do not appear to have made up their mind yet on the precise timing of one, even though most argue the further increases this year. Investors, on their part, have upped their bets of a July move, and a 10 basis point hike is now about two-third price in. Hence, there is a lot of room for disappointment if the bank kept rate unchanged. तो हो क्या रहा है दोस्तों, इन्वेस्टर्स जो है ये इस बात का बेट लगा रहे हैं कि भाई जुलाई के अंदर डेफिनेटली 10 बेसिस पॉइंट का हाइक होना चाहिए। अगर वो हाइक नहीं होता है तो ये डिसअपॉइंटमेंट होगा। इफ द बैंक कीप्स रेट्स अनचेंज, अगर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तो ये डिसअपॉइंटमेंट होगा। हाउएवर, अगर कोई भी मेजर सरप्राइजेस नहीं होते हैं वेडनेसडे को, जो आपकी बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है उस दिन, एंड ओनली अनाउंसमेंट इज द एक्सपेक्टेड रेट, एक्सपेक्टेड डिसीजन ऑन स्केलिंग बैक बॉन्ड परचेजेस, इट में इम्पैक्ट पॉजिटिवली ऑन दी येन। क्योंकि क्या होगा, जब वो बॉन्ड परचेजेस को हाफ कर देंगे, अभी कितना हो रहा है, अभी आपका $6 ट्रिलियन हो रहा है, अभी ये $3 ट्रिलियन अगर रह जाता है तो देर इज अ हायर चांसेस कि हो सकता है कि बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दें। लेकिन अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया, लेकिन अपने स्केलिंग बैक किया अगर बॉन्ड परचेजेस प्रोग्राम को, तो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आने वाले महीनों के अंदर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट आपकी इंक्रीज हो जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर बैंक का कोई भी लेटेस्ट रिपोर्ट आता है, some additional clues on the future policy course in such a scenario. Nevertheless, given the scale of the yen's rally, a hawkish hold could still trigger some profit booking taking in process. लेकिन अगर कोई भी बैंक का आउटलुक आता है उसके बावजूद भी अगर ये इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करते हैं, तो मार्केट ये बोल रहा है, मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि भाई येन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और येन आपका नीचे जा सकता है। ठीक है ना? तो 90% चांसेस है कि येन नीचे जाएगा। और जितने भी क्रॉस करेंसी पेयर हैं, चाहे जीबीपी जेपीवाई हो गया आपके, मेजर में यूएसडी जेपीवाई हो गया आपका, फिर क्रॉस में यूरो जेपीवाई हो गया आपका, ये सब आपके इंक्रीज होंगे आपके। तो ये आपका बैंक ऑफ जापान है। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है तो ये येन के लिए नेगेटिव है और बाकी करेंसीज के लिए पॉजिटिव है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो यूएसडी जेपीवाई भी गिर जाएगा, जीबीपी जेपीवाई भी गिरेगा, बाकी सारे जो जेपीवाई करेंसी पेयर्स हैं वो गिरेंगे। यूएस में क्या हो रहा है? द फेडरल रिजर्व विल अनाउंस ए डिसीजन अ फ्यू आवर्स आफ्टर द बैंक ऑफ जापान ऑन वेडनेसडे। आउट ऑफ द थ्री सेंट्रल बैंक्स, द फेड इज द लीस्ट लाइकली टू अनाउंस एनी पॉलिसी चेंज। मतलब कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं होगी अभी, क्योंकि अभी आपका जो लास्ट वीक स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी रीडिंग फॉर द सेकंड क्वार्टर, बहुत अच्छा जीडीपी डेटा आया था। द यूएस इकोनॉमी डिस्प्लेइंग ओनली माइल्ड साइंस ऑफ ए स्लो डाउन। केवल एक माइन्यूट साइंस दिख रहे हैं स्लो डाउन के। एक महीने में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग डेटा वीक हो गया, आपका सीपीआई डेटा वीक हो गया, इट डजंट मीन कि भाई यूएस इकोनॉमी खराब हो गई। This backdrop has made it difficult for Fed officials to say with certainty that inflation is on a sustained path towards 2%. However, their most recent remark indicate growing confidence that the target is within reach, and the policy statement will likely be tweaked to reflect this, signaling a dovish tilt. Yet, Powell will probably stop short of mentioning a specific time frame for when the Fed will start its easing cycle. तो फेड ने के जो चेयरपर्सन है पवेल साहब, उसको ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई वो अभी भी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं पास करेंगे या ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम के बारे में नहीं बताएंगे कि भाई हम ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है कि कब रिड्यूस होगा। रीजन क्या है? आपका जुलाई के अंदर नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है आपका कमिंग फ्राइडे को, और पावेल विल नॉट वांट टू रिस्क प्री कमिटिंग टू ए रेट कट इन केस दैट डेटा सरप्राइजेस टू द अपसाइड। अगर मान के चलो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा अगर आपका पॉजिटिव आ गया
तो पॉवेल साहब इस बात को नहीं प्री कमिट करना चाहते कि भाई मैं इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर रहा हूँ। एक तरफ तो पॉवेल साहब कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करूंगा, दूसरी तरफ आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा यानी जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो पॉजिटिव आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट डेटा पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज हो सकता है, और इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेगा, तो कैसे आप रिड्यूस कर दोगे? तो इसलिए वो कोई भी स्टेटमेंट अभी नॉन फार्म पेरोल डेटा से पहले पास नहीं करेंगे। ठीक है, वीकर देन एक्सपेक्टेड जॉब नंबर कुड गो सम वे इन बूस्टिंग सेंटीमेंट ऑन वॉल स्ट्रीट बट हर्ट द डॉलर एज इट वुड रीइंफोर्स द एग्रेसिव रेट कट। अगर वीकर देन एक्सपेक्टेड, अगर वीक डेटा आया जॉब्स का, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके डॉलर के लिए परेशानी का माहौल बनेगा और चांसेस बढ़ेंगे कि फेड इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दे। इन्वेस्टर विल गेट द चांस टू पोर ओवर प्लेंटी ऑफ अदर डेटा एज वेल ओवर द कमिंग वीक, इंक्लूडिंग द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा इंडेक्स भी आपका ड्यू है। जॉल्स जो ओपनिंग डेटा ट्यूसडे को है, ये एक एम्प्लॉयमेंट का इंपॉर्टेंट नंबर है। एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है आपका, शिकागो पीएमआई पेंडिंग होम सेल्स डेटा है वेडनेसडे को, और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा है आपका थर्सडे को। तो बहुत पावर पैक परफॉर्मेंस आपकी रहने वाली है इस कमिंग वीक के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि विल द बैंक ऑफ इंग्लैंड टेक द प्लंज एंड कट? द बैंक ऑफ इंग्लैंड will round up next week central bank decision, and even though the UK election uncertainty has been removed, it's unclear what the outcome will be on Thursday as a tight vote loom. थर्सडे को आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी जो इलेक्शन है उसका भी रिजल्ट्स है। After a few setback, inflation in the UK has fallen sharply this year, hitting the bank's 2% target in the past 2 months. But Bank of England policymaker remain concerned about the still high services inflation and a very slow decline in wage growth. यानी जो आपके वहाँ पे वेज ग्रोथ है वो भी हायर लेवल पे है, सर्विसेज इन्फ्लेशन भी आपका हायर लेवल पे है। तो चांसेस हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का जो रिडक्शन है वो आपका अगस्त मंथ के अंदर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जीबीपी के लिए वीक रहेगा, लेकिन इसके 50-50% चांसेस है कि ये ओपिनियन जो है 50-50 है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेकर कि इंटरेस्ट रिड्यूस होगा या नहीं होगा। अब ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई नंबर्स भी है इस वीक के अंदर। इट विल बी एन अनयूजुअली बिजी पीरियड फॉर द ऑस्ट्रेलियन डेटा नेक्स्ट वीक विद रिलीजेस रेंजिंग फ्रॉम रिटेल सेल्स टू ट्रेड। रिटेल सेल्स डेटा भी है आपका ऑस्ट्रेलिया का, ट्रेड डेटा भी है आपका, सीपीआई डेटा भी है। वेडनेसडे को आपका क्वार्टरली सीपीआई रीडिंग है। इन्फ्लेशन इन ऑस्ट्रेलिया हैज बक द ग्लोबल ट्रेंड एंड हैज बीन हेजिंग हायर ऑल ईयर, रीचिंग 4% ईयर ऑन ईयर। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इन्फ्लेशन नंबर है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन अगर अभी दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत आपकी चाइनीज इकोनॉमी की तरफ से हो रही है। चाइनीज इकोनॉमी अभी रिसेशन पीरियड से निकल रही है, तो जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में एक डेंट लगा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर इन्फ्लेशन का डेटा अगर आपका ऊपर आता है वेडनेसडे को, तो ये एयूडी यूएसडी के लिए पॉजिटिव है और आप एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो एयूडी यूएसडी के अंदर। बाकी टेक्निकल लेवल्स क्या है वो मैं अभी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और डिस्कस करते हैं। तो ये आप नंबर पे ध्यान रखिएगा कि सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया तो एयूडी यूएसडी के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अब हम चलते हैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के ऊपर। लास्ट टाइम आपको बोला था डॉलर इंडेक्स 103.90 अगर ब्रेक करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीक हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे बाय ट्रेड ही लूंगा, सेल ट्रेड डॉलर के अंदर नहीं लूंगा, क्योंकि डॉलर वीक नहीं है सर लॉन्ग टर्म में। नवंबर में इलेक्शन है, मेरे को लगता नहीं कि उससे पहले इंटरेस्ट रिड्यूस होगा। मैंने आपको ये भी बोला था कि हो सकता है कि देखो अभी जून मंथ का डेटा वीक आ रहा है, जरूरी नहीं है कि जुलाई और अगस्त का डेटा भी वीक आए। अगर जुलाई अगस्त का डेटा वीक आएगा तो सितंबर में इंटरेस्ट रेट 101% रिड्यूस होगा। लेकिन अगर जुलाई अगस्त का डेटा, जैसे अभी आप देख रहे हो जीडीपी नंबर पॉजिटिव आ गया, अब इस हफ्ते में नॉन फॉर्म पेरोल डेटा अगर वो भी पॉजिटिव आ गया, तो डॉलर इंडेक्स इस जो ट्रेडिंग रेंज बना रहा है इसको मैं बोलूंगा एक फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न से अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो अगला टारगेट 105.41 का है। लेकिन अगर कुछ भी नेगेटिव आया तो डेफिनेटली ये प्रीवियस लेवल्स को ब्रेक करेगा डॉलर और 103.25 तक जाएगा। अब जो भी इसका डिसीजन होना है वो सारा का सारा फंडामेंटल डेटा के ऊपर है। फंडामेंटल डेटा कौन सा? फ्राइडे को नॉन फॉर्म पेरोल डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डेटा पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली आपका ये 105.41 तक जाएगा। अगर वो नेगेटिव आ गया तो ये लेवल्स भी आपको टूटते हुए नजर आएंगे और ये नेक्स्ट 103.25 को टच करेगा। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी अगर डॉलर इंडेक्स तेज है तो डेफिनेटली ये वाला लेवल टूटेगा, 800 का लेवल टूटेगा और इस 750 के लेवल को अप्रोच करेगा। इस पूरे हफ्ते में कभी भी अगर आपको 750 के नजदीक में 10-20 पे प्लस माइनस मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको यूरो मिल जाता है आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। अगर डेली चार्ट पे 750 के नीचे यूरो क्लोज हो जाता है तो एग्जिट करना है, नहीं तो इसके आसपास आप बाय करो। दोबारा 850 और 900 को अप्रोच करेगा ये इसकी पूरी रेंज है। कौन सी? ऊपर 950 की रेंज है, नीचे आपके 750 की रेंज है। 200 पिप के अंदर ही मूव ऑन करता रहेगा और मजे की बात ये कि एकदम मिडिल में ट्रेड कर रहा है ये 850 के आसपास। तो आपको बाय करना है लोअर रेंज के ऊपर और हायर रेंज पे आपको प्रॉफिट्स बुक करने। अगर 750 के आसपास नहीं आता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है।
जीबीपी यूएसडी मैंने आपको बोला था पिछली बार भी 2800 के आसपास बाय करना है, और अभी भी मेरा ये व्यू है कि 2800 के आसपास आता है तो बाय ट्रेड करो। 1.2770 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये कट गया तो एग्जिट, फिर तो ये 2700 भी आएगा और 2600 भी आएगा, नहीं तो ये 2800 को टच करके और ऊपर 2900 जाएगा, प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लेवल है। जीबीपी जेपीवाई वेडनेसडे से पहले ट्रेड मत करना। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं किया तो ये जापान के लिए वीक रहेगा। इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया इन्होंने तो ये जापान के लिए वीक रहेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया तो जापानीज येन भाग जाएगा, जीबीपी नीचे आएगा। तो अगर ये रिड्यूस नहीं किया तो जीबीपी जेपीवाई भाग जाएगा आपका। ठीक है, तो लेवल बता देता हूँ। अगर ये 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा रहेगा 196 का, लेकिन टारगेट भी आपके 204 तक के रहेंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रेड आपको जीबीपी जेपीवाई के ऊपर नहीं करना है। एयूडी यूएसडी मैंने आपको बताया सीपीआई नंबर्स हैं आपके, सीपीआई नंबर पॉजिटिव तो एक बार ये बाउंस बैक मारेगा आपका 6673, नहीं तो एक बार ये आपका डिप मारेगा 6450 तक। मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ, और डेली चार्ट पे क्योंकि स्ट्रक्चर इसका वीक है, देखो कितने इसने कैंडल्स, आप कैंडल्स को काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स इन ए सिंगल रो इसने आपका एकदम फॉल दिया है, जो अभी तक हिस्टोरिकली एक साल के अंदर तो इतना बड़ा फॉल नहीं दिया है इसने, इवन 2 साल के अंदर भी इतना बड़ा फॉल नहीं दिया है। सिंगल दिया है फॉल, लेकिन सिंगल इतने 9 कैंडल्स कभी बेरिश नहीं बनाए ना कभी बुलिश बनाए हैं इसने। ठीक है, तो अगर ये लेवल टूटता है तो एक बार ये 6450 को अप्रोच करेगा, यहाँ पे आप पोजीशन को बनाओ। उसके बाद नीचे 6344 आपके लिए फाइनल स्टॉप लॉस है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 6673 को टच करने आएगा, रिट्रेसमेंट जरूर मारेगा। तो आप चाहे यहाँ पे बाय करो चाहे 6450 पे बाय करो, आपका स्टॉप लॉस 6344 है, टारगेट 6670 है। ये आपका यूडी यूएसडी का टारगेट है। यूएसडी कैड आपके लिए सर स्ट्रॉन्ग है, ये आपका 3900 के लेवल को ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा। इसमें कोई भी डिप आता है आपका 3700 तक, कोई भी डिप आता है बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। बीच में भी अगर 3750 भी आता है तो भी आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो सर, इसमें कोई भी वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रहने वाला करेंसी है। यूएसडी सीएचएफ में अभी कोई भी ट्रेड नहीं है एज ऑफ नाउ। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं, गोल्ड आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। गोल्ड का जो फाइनल स्टॉप लॉस है 2350 है, आप करंट लेवल पे बाय करो, 2350 आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 2350 लेवल आपका ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 2300 का है, इतना लेवल अचीव करेगा। जब तक 2350 का लेवल होल्ड कर रहा है ये वापस आपका 2425 इस हफ्ते आ सकता है। ठीक है, 2350 ब्रेक हो गया तो 2300 मिनिमम टारगेट अचीव करेगा ही करेगा एट एनी कॉस्ट। दोस्तों ये एनालिसिस थी, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं आपको, जो भी लेवल्स हमने आप लोगों को दिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से दिए। कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं कृपा करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। कोई भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है ना तो मैं, ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय, ना एक्सएम खुद इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केवल आप ही लोग खुद अपने ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ आपके एजुकेशनल कंटेंट आपको दे रहे हैं ताकि आप लोग सीखें, लेवल्स लिखाना सीखें, आप लोगों को सपोर्ट हो जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा एजुकेशनल कंटेंट तो चैनल को मैक्सिमम लाइक कीजिए, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।